बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश सलीम, एसएससी मैथ, गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला। प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है फंक्शन। मुझे आज भी याद है कि मुझे ये जो टॉपिक है एमएससी में जाके क्लियर हुआ था, वो भी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। और अब ये जो फंक्शन का टॉपिक है, नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आगे मास्टर लेवल तक हर क्लास में ये टॉपिक मौजूद है। आज हम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियां हैं कि जब हमारा लेक्चर एंड हो तो ये टॉपिक आपको पानी की तरह क्लियर हो। ठीक है। फंक्शन पढ़ने से पहले हमें बाइनरी रिलेशन का पता होना चाहिए। अच्छा, बाइनरी का मतलब होता है दो, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। आपने दो सेटों के दरमियान ताल्लुक बनाना है। और आप खुद सोचें कि अगर हमारे पास सेट एम्प्टी हैं, खाली हैं, ऐसे सेट हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम उनके दरमियान रिलेशन नहीं बना सकते। तो बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए हमें दो सेट चाहिए, और ऐसे दो सेट चाहिए जो नॉन एम्प्टी हों। तो देखें, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेने हैं। मैंने पहले सेट को ए का नाम दिया है, दूसरे को बी का। आप ए बी भी कह सकते हैं, एक्स वाई भी कह सकते हैं, या जो नाम आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। मैंने जो पहला सेट लिया है ए, उसमें मैंने तीन एलिमेंट लिए हैं, 1 2 3। दूसरा सेट मैंने बी लिया है, उसके अंदर भी मैंने तीन एलिमेंट लिए हैं, ए बी सी। अब आपने जब रिलेशन बनाना है ना, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। हमारे पास दो बंदे हैं ना, ये पहला है, ये दूसरा है। रिलेशन बनेगा या तो ए जाके बी से मिलेगा, यानी वन जा पहला दूसरे से मिलेगा, या दूसरा पहले से मिलेगा। हमारे पास रिलेशन की टू पॉसिबिलिटीज हैं। या हमारा रिलेशन फ्रॉम ए टू वर्ड बी होगा, या फ्रॉम बी टू ए होगा। अगर आपका रिलेशन ए से बी की जानब है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बी फाइंड कर लेंगे, ए और बी का कार्टीजन प्रोडक्ट। और अगर आपका रिलेशन बी से ए की जानब है, तो फिर मेरे बच्चे आप बी मल्टीप्लाई ए फाइंड कर लेंगे। मैं जो रिलेशन ले रहा हूँ वो ए से बी की जानब ले रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करना होगा। मैं यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करके लिख देता हूँ जी। सबसे पहले हमने ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए थे। अब मैंने ए से बी रिलेशन बनाना था, उसके लिए मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना था, सेट ए और बी का कार्टीजन प्रोडक्ट लेना था। ये मैंने इसका कार्टीजन प्रोडक्ट ले लिया। इस सेट के अंदर आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। अब आपने क्या करना है, इस सेट का कोई सा भी सब सेट ले लें। ए क्रॉस जो बी लिया है ना, उसका एनी सबसेट, आप कोई सा भी सबसेट ले लें, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन। ठीक है। तो हमारा जो बाइनरी रिलेशन वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया। बाइनरी रिलेशन में आपने क्या करना है, दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। अगर आपने रिलेशन ए टू बी लेना है, तो आप ए मल्टीप्लाई बी फाइंड कर लें। जो आंसर आए उसका आप कोई सा भी सबसेट ले लें, वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन होगा। ये बेटा मेरे पास ए क्रॉस बी था। अब मैं इसके रिलेशन आपको बना के देता हूँ।
देखें, आप बाइनरी रिलेशन बोलें या सिर्फ रिलेशन बोल दें, इसका एक ही मतलब होता है। सबसेट लेना है ना, हर सबसेट को एक रिलेशन कहेंगे। आपके ए क्रॉस बी के अंदर 9 एलिमेंट आए थे ना, आप इन्हीं एलिमेंट से जितने मर्जी नए सेट बना लें, वो हर सेट जो होगा वो एक रिलेशन होगा। हमारे पास जो वर्ड था वो था सबसेट। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, यानी आपने इनसे बाहर कोई एलिमेंट नहीं लेना, इनसे जो मर्जी आपका दिल करे आप उठा लें। आप चाहे एक उठा लें, दो उठा लें, तीन उठा लें, चार उठा लें, जितने आपके एलिमेंट दिल करता है आप उठा लें। एक और बात सुन लें, अगर आप कोई एलिमेंट भी नहीं उठाएंगे ना, तो एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन होगा। रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास जो दो सेट होंगे, ए और बी, उनका नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। मगर जब हम रिलेशन लेंगे तो रिलेशन में हम एम्प्टी सेट उठा सकते हैं। पहले में मैंने दो एलिमेंट ऑलरेडी उठा लिए हैं, दूसरा रिलेशन में बनाता हूं, इसमें से हम कोई से भी तीन एलिमेंट उठा लेते हैं। मैं पहला एलिमेंट 1 और बी उठा लेता हूं, दूसरा एलिमेंट 2 और सी उठा लेता हूं, तीसरा एलिमेंट 3 और ए उठा लेता हूं। आप जो मर्जी उठा लें। एक तीसरा रिलेशन भी ले लेते हैं, इसमें हम दो एलिमेंट उठा लेते हैं। हम 1 बी और 1 सी उठा लेते हैं, या कुछ और उठा लेते हैं, 2 ए और 3 सी उठा लेते हैं। बेटा ये जो R1, R2, R3, ये तीनों आपके बाइनरी रिलेशन हैं। ये रिलेशन मैंने कैसे निकाले हैं? मैंने ए क्रॉस बी के सबसेट लिए हैं। इसके पसे मंज़र एक बात छुपी हुई है, वो ज़रा सुनना। हमारे पास जो ए था वो था 1 2 3, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये ए मैं ले लेता हूँ 1 2 3, ये मेरे पास ए है, मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर ए। इसी तरह जो मेरे पास बी था, रेड से लिख देता हूँ ना, हमारे पास जो बी था वो था ए बी सी। हमने जब सबसेट लिया है ना R1, हमने जो रिलेशन बनाया था वो बनाया था फ्रॉम ए टू बी। इसमें हमने क्या किया है, सेट जो ए था जिसके अंदर एलिमेंट थे 3, 1 2 3, हमने सेट ए के एलिमेंट को सेट बी में से वैल्यूज असाइन किए हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि हमने 1 को ए असाइन किया है और फिर 1 को बी भी असाइन किया है। इसको यहाँ हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? ऐसे, मैंने 1 को मेरे बच्चे ए भी असाइन किया है और 1 को बी भी असाइन किया है। R2 के बारे में हम नीचे बता देते हैं। हमने 1 को बी असाइन किया था ऐसे, 2 को सी असाइन किया है, ठीक है, 3 को ए असाइन किया है। ये देखें, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। R3 में हमने 2 को ए असाइन किया था, 3 को सी असाइन किया था। बताना ये चाह रहा हूं कि हमने जब बाइनरी रिलेशन बनाए हैं तो हमने ए क्रॉस बी के सबसेट लिए थे ना, वो जो सबसेट हैं वो क्या कर रहे हैं, पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं दूसरे सेट से। पहले सेट के अंदर 1 2 3 था, ये 1 2 3 को असाइन कर रहे हैं ए बी सी। किसी को ए असाइन करेंगे, किसी को बी असाइन करेंगे, किसी को सी असाइन करेंगे। R1 की अगर बात करें तो जैसे ये हमारे पास एक एलिमेंट लिखा हुआ है 1 और ए, इस पे थोड़ी सी बहस कर लेते हैं।
हमारे पास लिखा हुआ था 1 और ए। इसको बेटा हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हमारी इनपुट 1 थी तो आउटपुट ए होगी। इसका एक मतलब ये है कि हमारी जो इनपुट है वो 1 है और जो आउटपुट है वो ए है। दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है कि मैंने 1 पुट किया और जो आंसर आया वो ए आया, ये भी हम कह सकते हैं। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है ये 1 का आंसर है, ये भी ठीक है। चौथी बात हम ये कह सकते हैं ए जो है वो 1 का इमेज है, ए इज इमेज ऑफ 1। ये कुछ थोड़ी सी रोटेशंस थी, मैंने कहा आपको स्टार्ट में ही क्लियर करवा दें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे थे, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप ए क्रॉस बी फाइंड करें, उसका आप कोई भी सबसेट लेंगे तो वो एक बाइनरी रिलेशन होगा। अब हमने इस बाइनरी रिलेशंस की डोमेन और रेंज निकालनी है। बेटा हमारे पास कोई भी जो बाइनरी रिलेशन होता है उसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स का सेट। और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स का सेट। डोमेन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है DOMR, इसको पढ़ते हैं डोमेन आर। रेंज की जो शॉर्ट फॉर्म है इसको पढ़ते हैं RANR। आर क्यों लिखा हुआ है, हमारे पास ये जो बाइनरी रिलेशन है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास बाइनरी रिलेशन आर है तो उसकी डोमेन इस तरह होगी, डोमेन R1 रेंज आर, सॉरी डोमेन आर रेंज आर। अगर बाइनरी रिलेशन में R1 लूँगा, डोमेन R1 रेंज R1। तो हमारे पास डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। इधर आए ज़रा, ये हमारे पास R1 है, इसमें हमारे पास ये पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, इसके दो हिस्से होते हैं ना, ये पहला ये दूसरा। ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, इसके भी दो एलिमेंट हैं, ये पहला और दूसरा। अब मैं इसकी डोमेन यहाँ निकालता हूँ। डोमेन मैं किसकी निकालता हूँ, R1 की। R1 की डोमेन का मतलब है कि इन ऑर्डर पेयर का आपने पहला एलिमेंट लिख लेना है। इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1। आपने यहाँ ये लिख लेना है। आपने पहला एलिमेंट लिख के सेट ही बनाना है ना। और सेट की एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि हमारे पास अगर कोई भी सेट है तो उसके अंदर कभी भी एक एलिमेंट इस तरह दो दफा नहीं आ सकता। अगर आप बुक सेंटर पे जाते हैं, उसे कहते हैं मुझे 9th क्लास की बुक का एक सेट दें, वो कभी भी आपको इस्लामियात की दो बुक्स नहीं देगा, एक ही देगा। मैथ की दो नहीं देगा, एक ही देगा। तो ये सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर एक एलिमेंट दो दफा नहीं आ सकता। चलें जी, अब मैं डोमेन लिखता हूँ, मैं पहले एलिमेंट्स का सेट बनाता हूँ। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1। हम इसको दो दफा नहीं लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसी की रेंज लिखता हूँ। किसकी रेंज, R1 की। उसमें हमने क्या करना है, दूसरे एलिमेंट्स का सेट बनाना है। दूसरा एलिमेंट यहाँ A है, यहाँ B है। तो ये हमने डोमेन बना ली, रेंज बना ली। R2 की जो हमारे पास डोमेन होगी
वो आप चेक कर लें क्या होगी। पहला एलिमेंट लिखना है, पहला एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो हमारे पास डोमेन 1 2 3 होगी। और अगर मैं रेंज लिखता हूँ R2 की, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते थे RAN, तो वो हमारे पास सेकंड एलिमेंट आएंगे। सेकंड एलिमेंट देख लें, B है, C है, A है, आप इसको BCA भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। R3 की डोमेन देखेंगे तो 2 और 3 आएगा। रेंज देखेंगे तो A और C आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने बाइनरी रिलेशन पढ़ा है। असल टॉपिक हमारा क्या है? वो है फंक्शन। फंक्शन पे अभी तक हम नहीं गए। बाइनरी रिलेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास A और B कोई से नॉन एम्प्टी सेट हैं और आपने रिलेशन बनाना है A टू B, तो सबसे पहले आप A मल्टीप्लाई B फाइंड करो, फिर उसका आप कोई सा भी अगर सबसेट लेंगे तो वो बाइनरी रिलेशन होगा। बाइनरी रिलेशन को हम यूजुअली R से डिनोट करते हैं। फिर आपके पास जो बाइनरी रिलेशन बन गया, उसकी अगर आपने डोमेन निकालनी है तो हर ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट लिख लें। अगर आपने रेंज निकालनी है तो हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लिख लें। रिलेशन को जैसे अगर R से डिनोट करते हैं तो उस रिलेशन की डोमेन की शॉर्ट फॉर्म होगी DOMR, और जो रेंज की शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी ये वाली। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब हमने आगे ये देखना है कि बाइनरी रिलेशन, और बाइनरी रिलेशन से हमने फंक्शन तक पहुंचना है। बेटा हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होता। बाइनरी रिलेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक छोटी सी बात भी साथ समझाने की कोशिश की थी कि ये जो रिलेशन होता है R1 R2 R3, मैंने 3 रिलेशन लिए थे। मैंने ये आपको बताया था कि ये पहले सेट को दूसरे सेट में से वैल्यूज़ असाइन कर रहा है। और जब हमने ये सब सेट लिए थे, वैल्यू असाइंस की थी, हमने कोई रूल नहीं तय किया था। हमने कहा था जो मर्जी आप असाइन कर दें। अगर बेटा हमने जो बाइनरी रिलेशन उठाए थे उसको हम एक स्पेशल रूल के तहत उठाएं। पहले तो आपने अपनी मर्जी के उठा लिए थे ना। अगर आप एक स्पेशल रूल के तहत उठाएं, वो रूल मैं आपको बताता हूं, तो फिर ये जो बाइनरी रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। आपने जो रिलेशन बनाने हैं वो अगर एक ख़ास रूल से बनाएं तो फिर ये जो आपका बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शन बन जाएगा। जी बेटा, अब हम बाइनरी रिलेशन को फंक्शन बनाने जा रहे हैं। जी, ये जो फंक्शन है हम ए से बी की तरफ भी ले सकते हैं, यानी फ्रॉम ए टू बी ले सकते हैं, फ्रॉम बी टू ए भी ले सकते हैं। हम लेंगे फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। जैसे पहले रिलेशन लिया था उसको आर कहा था, फंक्शन में जो हमने रिलेशन लेना है उसको एफ कहना है। इसको बेटा लिखने का कुछ तरीका है। हम लिखेंगे फंक्शन लिया हमने एफ फ्रॉम ए टू बी, और अगर आप बी से ए लेंगे तो एफ यहाँ लिखेंगे फ्रॉम बी टू ए। खैर मैं ले रहा हूँ फंक्शन ए टू बी, तो रिलेशन को ही फंक्शन बनाना है ना। अब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, मैंने सेट ए को वैल्यूज असाइन करनी है सेट बी में से। अब हम वो रूल पढ़ते हैं कि अगर हम इस रूल के तहत वैल्यूज असाइन करेंगे तो वो जो वही बाइनरी रिलेशन है उसको हम फंक्शन कहेंगे। वो रूल कौन सा है बेटा? वो रूल ये है
कि आपने सेट ए के ईच एलिमेंट, सेट ए के हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन करनी है। यानी जब आपने वैल्यूज असाइन करनी है तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करना, सबको असाइन करना है। और कैसे करना है? सेट ए को सेट बी में से जब वैल्यूज असाइन करेंगे तो आप सेट ए के हर एलिमेंट को बी की ए की वैल्यू असाइन करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिसाल के तौर पर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है 1, ठीक है, आप 1 को वैल्यूज असाइन करने जा रहे हैं बी में से। सपोज बी में एलिमेंट हैं 2 और 3। बेटा अगर आपने 1 को 2 दे दिया ना, अब 1 को आप और कोई चीज नहीं दे सकते, ठीक है। ईच का मतलब यह है कि आपने सबको देनी है वैल्यूज, और एग्जैक्टली 1 मतलब कि एक ही देनी है। ओके हो गया? इस रूल में ये इतना आसान नहीं है जितना अभी आप समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूं। बेटा जो मैंने आपको रूल बताया उसको समझने के लिए मैंने ये एक मिसाल ली है। मैंने जो सेट ए लिया है, अब इसके 3 एलिमेंट ले लिए हैं, ताहा, अली, जैन। और सेट बी जो है उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए हैं, जूस, फ्रूट, राइस। अब मैंने ए को वैल्यूज असाइन करनी है बी में से। मैं पहले ऐसे करता हूँ, एक रिलेशन बनाता हूँ। मैं ताहा को जूस दे देता हूँ और अली को फ्रूट दे देता हूँ। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ये बाइनरी रिलेशन है? जी हाँ है। बाइनरी रिलेशन में आपने जस्ट वैल्यूज असाइन करनी है, कोई रूल नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये फंक्शन है? जब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये फंक्शन है तो आपने ये दो बातें देखनी है। पहली बात कि क्या आपने सेट ए के हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन की है, और दूसरी बात एग्जैक्टली 1 वाली कि आपने किसी एक बंदे को दो चीजें तो नहीं दे दी। इधर आए, पहले मैं ईच वाली बात चेक करता हूं। यहां देखें मैंने जैन को तो कुछ दिया ही नहीं, तो आप मुझे ये बताएं क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं जी, ये फंक्शन नहीं है। इधर आए, अब टी का मतलब ताहा, ए मीन अली, जेड मीन जैन, और इसी तरह ये जूस, फ्रूट, राइस। अब मैं ऐसा करता हूं, ताहा को मैं जूस दे देता हूं, ठीक है, अली को मैं फ्रूट दे देता हूं, और जो जैन है उसको मैं जूस भी देता हूं और राइस भी दे देता हूं। अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए मुझे दो बातें चेक करनी है कि क्या मैंने ए के हर एलिमेंट को कुछ ना कुछ दिया है। जी मैंने देखे ताहा को भी कुछ ना कुछ दिया है, अली को भी दिया है, जैन को भी दिया है। दूसरी बात हमने ये वाली भी चेक करनी है, ए कहाँ है ये वाली, कि आपने किसी एक बंदे को दो चीजें नहीं देनी। तो ये देखें यहाँ हमने जैन को जूस भी दे दिया और राइस भी दे दिए, तो ये भी फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आए, मैं ताहा को जूस दे देता हूं, अली को भी मैं जूस दे देता हूं, और जो जैन है, जैन को मैं फ्रूट दे देता हूं। इधर आप लोगों ने फंस जाना है, आपको पता नहीं चलना कि ये फंक्शन है कि नहीं। आपने अपने रूल अपनाने हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने, आप चेक करें।
कि क्या मैंने हर ए के हर एलिमेंट को कुछ दिया है? जी। ताहा को भी कुछ ना कुछ दिया है, अली को भी दिया है, जैन को भी दिया है। क्या हमने एक बंदे को दो चीजें तो नहीं दे दी? देखो, ताहा को सिर्फ जूस दिया है, ऐसा नहीं किया कि ताहा को जूस भी दे दिया है या फ्रूट भी दे दिया है। एक बंदे को एक ही चीज दी है। अली जो है उसको भी सिर्फ जूस ही दिया है, जैन को भी सिर्फ फ्रूट ही दिया है। इट इज अ फंक्शन। आपको बात समझ आई है? हम एक बंदे को दो चीजें नहीं दे सकते। जैसे यहां दिया था हमने, जैन को जूस भी दिया था, जैन को राइस भी दिया था। एक चीज दो बंदों को दे सकते हैं, आप जूस तीनों को दे सकते हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है? ये चीज थी जो आपको समझानी थी कि आप एक बंदे को दो चीजें नहीं दे सकते, दो चीजें एक बंदे को दे सकते हैं। जी, एक और मिसाल लेते हैं। अब वही मैंने ए लिया है 1 2 3 और बी लिया है ABC, और मैंने यहाँ चार फंक्शन, चार रिलेशन उठाए हैं और मैं चेक करता हूँ कि ये रिलेशन फंक्शन हैं कि नहीं। तवज्जो से मेरी बात सुननी है। बेटा, मैंने आपको डेफिनेशन ऐसी पढ़ानी है कि जिस क्लास में भी आए आप हर क्लास की डेफिनेशन समझ सके। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, 9th या 10th नहीं पढ़ा रहा। अच्छा जी, हम देखते हैं ए के अंदर है 1 2 3। हमने इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के लिए हमने दो बातें चेक करनी है। नंबर 1 ईच, नंबर 2 1। यानी हमने हर एलिमेंट को कुछ ना कुछ देना है, और एक यहाँ से जो 1 है, 2 है, 3 है, इनको दो नहीं देनी, एक बंदे को एक वैल्यू साइन करनी है। यहाँ देखें, इसने 1 को ए साइन कर दिया, 2 को बी साइन कर दिया, इसने 3 को कुछ दिया ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? कि इसने 3 को वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मैंने यहाँ लिख भी दिया कि ये फंक्शन इसलिए है कि इसने 3 को वैल्यू असाइन नहीं की। इसको देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है। इसने बेटा देखें, ए के अंदर तीन एलिमेंट है 1 2 3। इसने 1 को, 2 को, 3 को, यानी तीनों एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ असाइन किया है। अब दूसरी बात देखते हैं कि क्या इसने किसी एक को दो वैल्यूज तो नहीं साइन कर दी। ठीक है, ये देखें, यहां इसने 2 को ए भी दी, बी भी दे दिया था, और 2 को सी भी दे दिया था। इसने 2 को दो वैल्यूज असाइन कर दी हैं, एक बी और एक सी। ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसने एक बंदे को दो चीजें दे दी हैं। थर्ड पे आए, क्या ये फंक्शन है कि नहीं, चेक करते हैं। ए के अंदर तीन एलिमेंट थे, 1 2 3। देखते हैं, इसने तीनों को कुछ ना कुछ दिया है। जी, इसने 1 को भी दिया है, 2 को भी दिया है, 3 को भी दिया है। क्या इसने एक बंदे को दो चीजें तो नहीं दे दी? देखिए, इसने 1 को ए दिया है, 1 को और कुछ नहीं दिया, 2 को भी ए दिया है, 3 को भी एक दिए ए दिया है। इसने सबको ही ए दे दिया है। तो किसी एक बंदे को इसने दो चीजें तो नहीं ना दी। एक चीज वो दो बंदों को दे सकता है, एक बंदे को दो चीजें नहीं दे सकता। समझ आ रही है बात की? तो यहां वो 1 को ए दे रहा है, 2 को भी ए दे रहा है, 3 को भी ए दे रहा है। तो एक एलिमेंट को दो वैल्यूज नहीं दे रहा। इट इज अ फंक्शन। ये बात भी आपने याद रखनी है। इधर आए, यहां पे देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। आप देखें, उसने 1 2 3 तीनों को वैल्यूज असाइन की हुई हैं, और देखें 1 को सिर्फ उसने ए दिया है, 2 को कोई और वैल्यू नहीं दी, सिर्फ बी दिया है, 3 को उसने सिर्फ सी दिया है। 1 को उसने ए दिया है, 2 को बी दिया है, 3 को उसने सी दिया है। तो ये भी फंक्शन है। अच्छा जी,
अब 9th क्लास वाले कैसे डेफिनेशन लिखेंगे और 10th क्लास वाले कैसे डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने आपको जो कंडीशन पढ़ाई है, मैंने कहा था सेट ए के ईच एलिमेंट को वैल्यू असाइन करनी है सेट बी में से एक वैल्यू, यानी एक बंदे को दो वैल्यूज नहीं देनी। बेटा हमने हर एंगल से इस टॉपिक को क्लियर करना है। अभी तक आपको एक एंगल क्लियर करवाया है, अब दूसरी की तरफ आए। मैं ये जो F1 है इसकी डोमेन लेता हूँ और फिर आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। इसकी जो डोमेन है वो आई है 1 और 2। इसकी डोमेन देखें, ए जो था वो 1 2 3 था, मगर हमारे पास डोमेन 1 2 आई है। इसकी डोमेन ए के बराबर नहीं आई। बाकी तीनों में हम चेक करते हैं। अगर मैं F2 की डोमेन लेता हूं तो ये आ रही है 1 2 3। F2 फंक्शन नहीं था, मगर इसकी डोमेन ए के बराबर आ रही है। F3 की बात करते हैं। अगर मैं F3 की डोमेन लेता हूं तो ये भी मेरे पास 1 2 3 आ रही है। F4 की जो डोमेन है ये भी मेरे पास 1 2 3 आ रही है। डोमेन में पहले एलिमेंट लिखते हैं। देखिए मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक ईच कि हर को साइन करनी है और दूसरी कि एक को दो नहीं साइन करनी। अब इसको मैं डोमेन की सेंस में आपको समझा रहा हूं। देखिए बेटा यहां जो डोमेन है उस डोमेन में 3 नहीं आ रहा। 3 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 3 को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी। इसका मतलब है अगर डोमेन पहले सेट के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी नंबर मिस नहीं हुआ। तो जो मैंने आपको कहा था कि सेट ए के हर एलिमेंट को हमने वैल्यू असाइन करनी है, तो अगर हम सेट ए के हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर अगर हम डोमेन लेंगे तो वो डोमेन किसके बराबर आएगी? ए के। तो हम दोनों तरह से बात कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन करे। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी डोमेन जो है वो ए के बराबर हो। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। दूसरी मेरी बात ये थी कि हमने एक एलिमेंट को दो वैल्यू असाइन नहीं करनी। इसको जरा अब हम अटैच करते हैं। देखें ये हमारे पास जो F2 था हमने अभी देखा ये भी फंक्शन नहीं था। ये क्यों फंक्शन नहीं था? कि इसने 2 को बी भी असाइन किया था, 2 को सी भी असाइन किया था। ये दो ऑर्डर पेयर आप देख लें। इन दो ऑर्डर पेयर में इन दोनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम है। अगर दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो तो इसका मतलब है कि दो को दो वैल्यूज असाइन हुई है। दो को देखे ना, यहां दो को बी भी साइन हो गया, दो को सी भी, टू को बी भी साइन किया है, टू को। अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो जैसे यहां है, इसका मतलब है, देखे ना मेरी बात सुने, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। यहां आ गया 4 को हमने ए असाइन कर दिया। अगर दोबारा कोई ऑर्डर पेयर आ जाता है उसमें फिर 4 आ जाता है, उसको हम सी असाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब है इन दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम अगर आ गया है तो इसको एक एलिमेंट को हमने दो वैल्यूज असाइन कर दी हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो जो मैंने कहा था कि दो वैल्यूज असाइन नहीं करनी, इसको अब हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई से दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो। तो बेटा ये जो मैंने कहा था कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट असाइन करना है, इसको अब हम मैं यूं ऐसे कह दें फिर भी ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं नो टू पेयर्स हैज़ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल।
कोई से भी दो पेयर ऐसे ना हों जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल आ जाए। जैसे इधर था ना, दो ऑर्डर पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल आ गया था तो ये फंक्शन नहीं था। ठीक है, अब आपको बात क्लियर हुई? बेटा अब मैं आपको दोनों क्लासेस की डेफिनेशन बताता हूँ कि नाइन्थ में आपने कैसे लिखनी है, टेंथ में कैसे लिखनी है। अगर नाइन्थ क्लास में आपकी डेफिनेशन आए या टेंथ में आए, ये बात तो सेम है कि आपने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नाइन्थ क्लास आए तो आपने कहना है कि दो नॉन एम्प्टी सेट लेके उनमें से आपने बाइनरी रिलेशन बनाना है। नंबर वन कि आपने बाइनरी रिलेशन उठाना है। नंबर टू, उस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है वो ए के बराबर हो। और नंबर थ्री, वो जो आपने रिलेशन उठाना है उसमें कोई से दो पेयर ऐसे ना हों जिनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल आए। ओके, आपने जो रिलेशन उठाया था, क्योंकि आपने उसको फंक्शन कहना है, तो आप लिखेंगे एफ फ्राम ए टू बी। आपने जो रिलेशन उठाना है उसको आप एफ का नाम देंगे। नाइन्थ क्लास के पेज नंबर 57 पे आए आप। ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से देखें शुरू हो रही है। सबसे पहले उसने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, फिर उसमें से उसने ए टू बी एक रिलेशन उठा लिया एफ। एफ इज़ अ रिलेशन फ्राम ए टू बी। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का एक ही मतलब है। रिलेशन का मतलब यही होता है ना, वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। आपने रिलेशन ले लिया। दूसरी बात आपने ये बतानी है कि आपने जो रिलेशन लिया है ना एफ, उसकी डोमेन ए के बराबर हो। तीसरी बात आपने क्या बतानी है, नेक्स्ट पेज पे है, वो ये है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल। जो आपने रिलेशन उठाया है ना एफ, उसमें कोई से भी दो पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल ना हो। अगर ये तीन बातें ठीक हो जाएं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, देन f इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f को फिर हम a से b में एक फंक्शन कहेंगे। इसके लिखने का तरीकाकार क्या होगा, ये होगा f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये नीचे लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ना कैसे है, इट इज़ रीड एज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। जी, अगर आप टेंथ क्लास में हैं तो फिर आपने फंक्शन की डेफिनेशन, आपका जो यूनिट नंबर 4 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 81, आपने ये वाली लिखनी है यहाँ से लेकर मेरे बच्चे यहाँ तक। ये वही लिखी हुई है कि हमारे पास अगर एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, पहले हमने ए और बी लिए थे, इसने एक्स और वाई लिए हैं। फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज़ अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन। मैंने आपको देखें, यही तो मैं बेस बना के चला था। अब आप नाइन्थ वाली डेफिनेशन भी तैयार करें, और टेंथ में जब आप आएंगे मैंने लेक्चर दोबारा नहीं देना, इसी लेक्चर को आप देखेंगे तो आपकी टेंथ वाली डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब एक दो बातें और सुन लें फंक्शन के बारे में। जब हम रिलेशन लेते हैं तो हमें कंफर्म नहीं होता डोमेन ए के बराबर है कि नहीं। अभी हमने बात की है कि अगर रिलेशन फंक्शन बन गया है तो कंफर्म है कि जो डोमेन होगी एफ की वो पहले सेट के इक्वल होगी। अब यहाँ मैं फंक्शन ले रहा हूँ एफ फ्रॉम ए टू बी, तो फिर जो डोमेन है वो अंडरस्टूड है, वो ए के इक्वल होगी। अब जो रेंज है वो बी के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो रेंज का आपको पता है, रेंज की डेफिनेशन यही रहेगी फंक्शन में, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। डोमेन की डेफिनेशन यही होगी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मगर हम जब फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो अंडरस्टूड है वो ए की इक्वल होगा, क्योंकि इसमें हमने हर ए के हर एलिमेंट को वैल्यू साइन की थी, तो वो पूरे का पूरा ए ही आ जाएगा। सवाल ये है कि फिर यहाँ पे बी को हम क्या कहते हैं। ए को तो डोमेन कह देते हैं, क्या बी को रेंज कह सकते हैं? नहीं बेटा, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ए तो डोमेन के बारे में तो कंफर्म है वो ए के इक्वल आएगी, रेंज के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो बी के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। बी को हम यहाँ पे को डोमेन कहेंगे। पहले आप ये टेंथ पढ़ें। अब हमने फंक्शन लिया था ना एक्स और वाई में, तो वो कह रहा है कि जो एक्स है
वो डोमेन है, मगर ये इन केस ऑफ फंक्शन है। वाई जो है वो कोडोमेन है। समझ आ रही बात की। और वाइल द रेंज ये बता रहा है, वाइल द रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये जो होगी वो कोडोमेन का सबसेट होगी, यानी सेकंड सेट का सबसेट होगी, बी का सबसेट होगी। और इसके अंदर एक्चुअल आउटपुट्स आएंगी, जो वैल्यूज हमने असाइन की है ना, बस वही आएंगी। इसी बात को नाइन्थ क्लास में पेज नंबर 58 पे भी बताया हुआ है। ठीक है, कि जो डोमेन है, ये बताया हुआ है कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो ए है। ये बात सही नहीं लिखी हुई कि जो रेंज एफ है वो बी है। रेंज एफ बी के इक्वल नहीं होगी। जो बी होगा वो आपका कोड डोमेन होगी, और ये जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा ना, वो आपकी रेंज होगी। जी बेटा, यहाँ तक हमने फंक्शन पढ़ लिया। अब हमने फंक्शन की टाइप्स पढ़नी है। पहले हम फंक्शन की 3 टाइप्स पढ़ते हैं, इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। फंक्शन की टाइप्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया है फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी हमने सेट एक्स पे एफ फंक्शन लगाना है, एफ वाला रूल लगाना है, और हमारे पास जो आंसर आने हैं वो वाई में से आने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 को असाइन कर रहा हूँ 4, 2 को असाइन कर रहा हूँ 5, और 3 को भी मैं असाइन कर रहा हूँ 5। अब ये फंक्शन तो है। अब आप देखें, यहाँ सेकंड सेट y है। आप इस फंक्शन की अगर आप रेंज देखें ना, तो 4 और 5 है। यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है f की, वो b के इक्वल आ रही है। यानी ऐसा हो सकता है कि रेंज b के बराबर आ सकती है। ये हम दूसरा फंक्शन एक लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मैं 1 को 4 असाइन कर देता हूँ, फिर 2 को 5 असाइन कर देता हूँ, 3 को फिर मैं 5 असाइन कर देता हूँ। वहाँ हमारे पास y था 4 5, और रेंज भी 4 5 थी। यहाँ हमारे पास जो y है वो 4 5 6 है, मगर रेंज में हमने 6 क्योंकि असाइन नहीं किया, तो रेंज हम इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें ना, तो यूँ आएगा ना, 1 को हमने 4 असाइन किया है, 2 को 5, और 3 को भी 5। तो अगर हम रेंज बनाएं तो हमारे पास एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, 6 रेंज में मिसिंग है। हमारे पास यहाँ रेंज y के इक्वल नहीं आई। ठीक है, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। पहला तरीका ये है कि जो रेंज है f की वो b के बराबर नहीं है, ये भी ठीक है। और जो रेंज है f की वो b से छोटी है, ये भी ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन था जिसमें रेंज b के बराबर आई है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रेंज b के बराबर नहीं आई, छोटी आई है। हैं दोनों फंक्शन। तो बेटा, अगर जो रेंज है फंक्शन की वो b के बराबर आ जाए, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ये ऑन टू फंक्शन है। और अगर फंक्शन की जो रेंज है वो b के बराबर ना आए, मतलब छोटी आए, तो हम इसको कहते हैं, ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ये इनटू फंक्शन है। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की। उसके लिए मैं एक और मिसाल लेता हूँ। मैं बेटा 1 को 4 असाइन कर देता हूँ, 2 को 5, और 3 को 6। इसी को अगर मैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखता हूँ तो हम यूँ लिख सकते हैं, 1 को मैंने 4 असाइन किया, 2 को
5 और 3 को 6 असाइन कर दिया। अब आप देखें कि जब हमने फंक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो। यहाँ देखें ये दो ऑर्डर पेयर हैं, इनका दूसरा एलिमेंट सेम था इधर, मगर ये फिर भी फंक्शन तो था ना। तो दूसरा ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम हो फिर भी वो फंक्शन हो सकता है, ना हो फिर भी वो फंक्शन हो सकता है। मगर अगर ऐसा हो जाए कि उनका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम ना हो, यानी फर्स्ट तो पहले ही डिफरेंट था, अगर सेकंड एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, ज़रा आप देखिएगा कि ये जो पहला एलिमेंट है वो भी एक दफ़ा आए, दूसरा एलिमेंट है जो वो भी एक दफ़ा आए, पहला भी वन टाइम आए, दूसरा भी वन टाइम आए, ना पहले में रिपीटिशन हो ना दूसरे में रिपीटिशन हो। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास वन वन है। ये मैंने एग्जांपल दी है ना, इसमें देखें ना फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना सेकंड, तो ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है ये हमारे पास वन वन फंक्शन है जी। अब हम इनटू, ऑन टू और वन वन फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले मैं इनटू फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ। एक फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी भी कह सकते हैं, फ्राम एक्स टू वाई भी कह सकते हैं। हम ए टू बी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। एक फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी इनटू कब होगा, अगर हम इस फंक्शन की रेंज लें एफ की और वो छोटी आ जाए बी से, तो वो इनटू फंक्शन है। और अगर जो रेंज है एफ की वो बी के बराबर आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन है। अगर दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल ना हो, नो टू ऑर्डर पेयर हैज फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, तो बाइनरी रिलेशन हमारे पास फंक्शन बन जाता है। और अगर ऐसा फंक्शन जिसमें सेकंड एलिमेंट में भी रिपीटिशन ना, ये मैंने वन वन फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। नो टू ऑर्डर पेयर हैज सेकंड एलिमेंट इक्वल भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं। अगर सेकंड एलिमेंट भी इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन है। अब लास्ट डेफिनेशन रहेगी बाइजेक्टिव फंक्शन की। ऐसा फंक्शन जो देखे ना, ये ग्रीन मैंने इधर से खींचा हुआ है, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू, ये दोनों प्रॉपर्टीज जिसके अंदर आए, यानी वो फंक्शन जो है वो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, फिर इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। नाइन्थ क्लास में आपकी डेफिनेशंस यही हैं। अब मैं इनके याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑन टू की डेफिनेशन याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। बेटा देखिए, टू का मतलब दूसरा, नाइन्थ क्लास वाले बच्चे, ए पहला है बी दूसरा है। मैं अभी टू बोला है, ऑन नहीं बोला मैंने। देखो ये पहला, ये जो है वो दूसरा है। ऑन का मतलब होता है पर। देखें ये इसके पूरा पूरा ऊपर फिट आ गया है ना, ऑन, ऑन का मतलब पर। आप ऐसा समझ लें कि ये जो रेंज है, टू मीन ये बी है, अगर ये इसके ऊपर आ रहा है, ये ऊपर कब आ सकता है, जब ये इसके इक्वल है। तो ये समझ आ गई। ऑन, ऑन का मतलब पर कब होता है, ऊपर, ऊपर मतलब ये बिल्कुल उसके ऊपर फिट हो जाए। ये उसके ऊपर फिट कब होगा, जब ये इक्वल होगा। तो ये डेफिनेशन यही बनी ना कि ये जो रेंज है, अगर ये टू के ऑन हो जाए, टू पर ऑन हो जाए, ऑन का मतलब इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर रेंज एफ बी के इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं ये ऑन टू है। रेंज एफ, ये बी है, इसके ऊपर पूरी पूरी ऑन हो गई है ना, पूरी हो गई है, उसके बराबर आ गई है,
ऑन का मतलब पर मीन ऊपर फिट हो जाए। ऊपर कब फिट होगी? जब छोटी बड़ी नहीं होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अगर रेंज बराबर होगी तो इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब हम इन टू की डेफिनेशन याद करते हैं। अब मेरे पास ये दूसरा सेट बी है और ये मेरी रेंज है। अब मैंने इसको रखा, इसके ऊपर नहीं आई। अब ये चेक करो ना, ये इसके अंदर आ गई है, ये इसके अंदर आ गई है। ठीक है, अंदर को इन कहते हैं। अगर रेंज छोटी होगी, टू मीन बी, अगर रेंज छोटी होगी, जैसे ये छोटी है, तो वो दूसरे के अंदर नहीं आ जाएगी। तो ये आपको पता चल गया, ऑन टू, ऑन मतलब पर, टू मतलब बी। अगर रेंज जो है वो बी के बराबर आ जाएगी तो वो ऑन टू होगा, और अगर वो उसके अंदर अंदर होगी मतलब छोटी होगी तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। ये जो वन वन फंक्शन है ना, इसका एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ये आपने याद रखना है। और ये ऑन टू है, ऑन टू का जो दूसरा नाम है वो सरजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, इसका भी मेरे पास एक हिंट है। ऑन का मतलब पर से मतलब ऊपर, हमारे ऊपर क्या होता है? सर होता है। तो ऑन और सर मिल गए ना, ऑन पर ऊपर सर। तो ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सरजेक्टिव। आपसे सरजेक्टिव पूछ ले तब भी यही लिखना है, अ फंक्शन इज कॉल्ड सरजेक्टिव इफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी, या ऑन टू पूछ ले फिर भी आपने यही लिखना है। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? अगर ऑन टू फंक्शन वन वन भी हो जाए, एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो वन वन भी हो, उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इनटू वो होता है जिसकी रेंज छोटी हो, ऑन टू वो होता है जिसकी रेंज बराबर हो, बाइजेक्टिव वो होता है जो ऑन टू भी हो वन वन भी हो। वन वन क्या होता है? ऐसा फंक्शन, एक बात याद रख लें, आपने जब फंक्शन की डेफिनेशन की थी तो वहां आपने रिलेशन लिया था। जब आप इनटू वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव की डेफिनेशन करेंगे तो आपने मेरे बच्चे क्या करना है? स्टार्ट में लिखना है अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू, अ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू। फिर आगे आपने ये शर्तें बतानी है। पहले नाइन्थ क्लास को डेफिनेशन पे निशान लगवा देता हूँ। पेज नंबर 58 पे सबसे पहले इनटू की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर बस यहाँ तक आप लिख लें। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट, बेटा आप ये वाली डेफिनेशन कर लें। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज एफ इज सबसेट ऑफ बी, ये भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। और अगर आपकी ऑन टू की डेफिनेशन आएगी तो आप लिखेंगे अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, इन टू की जगह क्या आ जाएगा? ऑन टू फंक्शन इफ, यहाँ लिखा है ना रेंज एफ सबसेट बी, फिर आप ये लिखेंगे रेंज एफ इज इक्वल टू बी। तो इन टू की भी डेफिनेशन आपको मैंने करवा दी है, ऑन टू की भी करवा दी है नाइन्थ क्लास को। ऑन टू का ही दूसरा नाम आपके पास सरजेक्टिव है ना, तो सरजेक्टिव की डेफिनेशन भी पूछेगा तो आपने यही लिखना है, इज कॉल्ड सरजेक्टिव इफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी। अब है वन वन की, वन वन की डेफिनेशन यहाँ से करते हैं। अच्छा बेटा, अगर वन वन की डेफिनेशन आए ना तो आपने पहले यही लिखना है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, इन टू की जगह आप लिख दोगे वन वन फंक्शन इफ तक लिखने के बाद ये पेज नंबर 58 पे यहाँ से आप नोट कर लें, इफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम। इफ के बाद आप ये लिख देंगे, ये आपकी वन वन की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर बाइजेक्टिव पूछ लेता है, अ फंक्शन फ्रॉम एफ टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। ठीक हो गया? अच्छा, पेपर में तो उसने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी पूछनी है, तो आप ये दो एग्जाम्पल याद कर लें, ये सब में फिट हो जाएगी। अगर आपसे ऑन टू वन वन बाइजेक्टिव इन तीनों में से जिसकी मर्जी एग्जाम्पल पूछ लेना, तो आपने बस ये जो मैंने बनाई है ये बना देनी है। आपने इस तरह ए लेना है, बी लेना है, ए में वन टू लिख देना है, बी में थ्री फोर लिख देना है, एफ फ्राम ए टू बी। तो बस इस तरह से, ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी बताई हुई है।
और अगर इनटू पूछ लेता है तो ये 3 4 है ना, आप इसमें एक और नंबर ऐड कर दें, 3 4 यहाँ साथ नीचे ना 5 भी लिख दें, 3 4 5 लिख दें। ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा सा इस तरह करके लिखना ना आप, बी 3 4 और 5, यानी इस 3 के नीचे एक नंबर और ऐड कर देना, तो वो आपकी इनटू की बन जाएगी। बेटा हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी नोटेशंस रहती हैं, ये भी आप समझ लें, ये आपकी बहुत काम आएंगी। ये देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने सेट एक्स पे, ये वो फंक्शन वो रूल होता है ना जिसके मुताबिक हमने वैल्यूज असाइन करनी है। हमने एक्स सेट पर ये रूल लगाना है और हमारे पास वाई जो हैं वो आंसर आने हैं। ठीक है, यानी हमने एक्स हमारी इनपुट है, वाई आउटपुट है। ओके हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमने एक्स सेट में से वैल्यूज पुट करनी है और वाई सेट में से हमारे आंसर आने हैं। मैं जैसे एक्स ले लेता हूँ ना 1 2 3, वाई ले लेता हूँ 5 6 7। अब देखें ये एफ क्या कर रहा है, इस पहले मैं असाइन भी कर लेता हूँ। 1 को मैं साइन कर देता हूँ 5, 2 को साइन कर देता हूँ 6, 3 को साइन कर देता हूँ 7। यहाँ पे एफ क्या कर रहा है, एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज है ना उनमें 4 ऐड कर रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो एक्स में 4 ऐड कर रहा है। अब हमारी जो इनपुट है वो एक्स है, आउटपुट जो है उसको मैं दो तरह से कह सकता हूँ। एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो आउटपुट है वो एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है कि हम एक्स पर एफ लगाएंगे तो जो आंसर आएगा उसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ये भी ठीक है। मैं यूं भी कह सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये दोनों चीजें ठीक हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आप एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 भी कह सकते हैं। हमारा रूल क्या था? x प्लस 4। ओके, अच्छा यहां पे देखें, हमने जब 1 पुट किया है तो आंसर 5 आया है ना, यानी 1 पे हमारे पास आंसर आया है 5। अब इसकी भी कुछ टर्म्स हैं वो सुन लें। ये जो 5 है ना, इसको हम कह सकते हैं ये 1 का इमेज है, ये भी ठीक है। ये 1 की आउटपुट है, ये भी ठीक है। ये 1 का आंसर है, ये भी ठीक है। ओके हो गया। और ये जो 1 है ये हमारे पास इनपुट है, ये भी ठीक है। ये वाला लफ्ज आपको समझाना था कि 5 1 का इमेज है ना, तो 1 को 5 का प्री इमेज कहते हैं। यहां मैं आपसे पूछूं 6 का प्री इमेज कौन है, आप कहेंगे 2। मैं पूछूं 7 का प्री इमेज कौन है, आप कहेंगे 3। अच्छा बेटा, 10th क्लास में वन वन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? 9th में तो हमने कहा था ना, नो टू ऑर्डर पेयर हैज सेकंड एलिमेंट इक्वल। मैंने कहा सेकंड एड जो एलिमेंट है वो इक्वल ना हो। जैसे देखें यहाँ पे सेकंड एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सेकंड एलिमेंट को अभी मैंने बताया हम इमेज भी कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं। तो सेकंड एलिमेंट जो है वो सेम ना हो, सेम ना होने का मतलब ये है कि ये यूनिक हो। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं जो सेकंड एलिमेंट हैं
नो टू ऑर्डर पेयर हैज सेकंड एलिमेंट इक्वल, दो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं। और सेकंड एलिमेंट को हम आउटपुट भी कह सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है, आउटपुट यूनिक हो। ठीक है, 10th क्लास के पेज नंबर 85 पे देखें, यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक फंक्शन जो है वो वन वन कब होता है, अगर उसकी आउटपुट यूनिक हो। ठीक हो गया। अभी हमने कहा कि उसकी जो रेंज है वो बी के बराबर हो तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। इसको भी ज़रा देखते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने एक फंक्शन लिया था 4 5 6, इसकी रेंज आई थी 4 5, जो कि सेकंड सेट जो है ना y की इक्वल नहीं थी। क्यों नहीं थी? यहाँ पे हमने 6 किसी को साइन ही नहीं किया था, तो 6 रेंज में आया ही कोई नहीं। तो जब मैंने कहा ना कि रेंज, ये देखिए ये ऑन टू फंक्शन मैंने कहा है। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये था कि रेंज एफ की जो रेंज है वो बी के बराबर हो, ये भी ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वाई का जो हर एलिमेंट है ना, वो किसी न किसी को हम असाइन कर दें, यानी वाई का कोई भी एलिमेंट मिस ना हो। तो जो वाई के एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? इमेज। और जो एक्स के एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? प्री इमेज। यहाँ देखें 6 का कोई प्री इमेज था? नहीं। इसका मतलब है 6 हमने किसी को भी साइन नहीं किया, तो 6 मिस हो गया। जब 6 मिस हो जाएगा तो ये रेंज जो है वो सेकंड सेट के इक्वल नहीं आएगी। हमने इसके किसी भी एलिमेंट को मिस नहीं करना। इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज हो। हम ये कह दें कि रेंज एफ बी के बराबर हो, ये भी ठीक है। हम ये कह दें कि इसके हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो, ये भी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है। तो 10th क्लास में देखें, वो यही कह रहा है ना कि ईच एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब क्या था? सेकंड सेट, हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, कि हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद हो। इसका मतलब ये है, कोड मेन का मतलब है सेकंड सेट। सेकंड सेट हमने उसमें से कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करना। ठीक है, जब मिस नहीं करेंगे तो वो रेंज बराबर आ जाएगी। आप रेंज बराबर भी कह सकते हैं, तब भी ऑन टू फंक्शन होगा। और आप ये भी कह दें कि जो कोड मेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद हो, ये भी ऑन टू फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों में वही था, 9th में भी यही था, 10th में भी यही था। नेक्स्ट बेटा, जब हम लेक्चर स्टार्ट किया करेंगे तो मैं फंक्शन को ऐसे लिखा करूँगा, एफ ऑफ एक्स। तो आपने समझ जाना है कि हमने एक्स पुट करना है, उस पर एफ लगाना है, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास आंसर आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे मैं एक्स पुट करूँगा, जो जवाब आएगा वो एफ ऑफ एक्स है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। जवाब को मैं एफ ऑफ एक्स भी कह सकता हूँ, और जवाब को मैं वाई भी कह सकता हूँ। यानी हमारे पास ये ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स पे जब मैं एफ लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर वाई आएगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे ये हमारे पास गन्ने के जूस वाली मशीन है, इसके अंदर हमने गन्ने डालने हैं और हमारे पास जूस आना है। तो गन्ना हमारी इनपुट है, जूस हमारी आउटपुट है, और ये जो यहाँ पे काम हो रहा है ना, वो फंक्शन है। ये जो मशीन है, यहाँ फंक्शन में एफ जो है वो मशीन का किरदार अदा करता है। तो ये हमारे पास मेरे बच्चे एफ है, एक्स हमारी इनपुट है, एक्स
जब हम f को देंगे तो वो हमें जवाब में y देगा। ओके हो गया। अब बेटा आपने ईमानदारी से मुझे बताना है कि फंक्शन के आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। ये चीज़ 5 मिनट में भी पढ़ाई जा सकती थी, जिस पे मैंने 1 घंटा लगा दिया। जहाँ आपने 1 घंटा लगा दिया, लास्ट 2 से 3 मिनट दे दें, हम पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन की, आप कोई से भी नॉन एम्प्टी सेट लें दो, आप ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लेंगे वो फ्रॉम ए टू बी बाइनरी रिलेशन होगा। बाइनरी रिलेशन की डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दें, वो डोमेन होगी। रेंज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट का सेट बना दें, वो रेंज होगी। डोमेन को किससे डिनोट करते हैं? इस तरह से। रेंज को किससे डिनोट करते हैं? इस तरह से। हाँ जी। फंक्शन की तारीफ क्या होती है? नाइन्थ वाले ये लिखेंगे, एक बाइनरी रिलेशन फंक्शन होगा। पहले आपने लिखना है ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, फिर एफ यहाँ रिलेशन में आर था, फंक्शन में लिखेंगे आप एफ। एफ एक बाइनरी रिलेशन है, ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन होगा अगर इसकी जो डोमेन है वो ए के इक्वल हो जाए और इसके नो टू ऑर्डर पेयर हैज़ फर्स्ट एलिमेंट सेम। इसके दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, तो ये ही बाइनरी रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। 10th वाले क्या लिखेंगे? अ फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी। ओके, ये फंक्शन हो गया। अब हम फंक्शन की टाइप पढ़ते हैं। एक फंक्शन इनटू कब होता है? जब रेंज इन मतलब अंदर हो, छोटी हो। अगर रेंज बी से छोटी होगी वो फंक्शन इनटू होगा। अगर रेंज बी के बराबर होगी वो ऑन टू होगा। ठीक है। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव है। वन वन क्या होता है? अगर सेकंड ऑर्डर पेयर में रिपीटिशन ना हो तो वो वन वन होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी आउटपुट यूनिक हो। और ऑन टू को हम ये भी कह सकते हैं कि कोड डोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद हो। ठीक है। कोड डोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद हो। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अगर आपसे ऑन टू वन वन बाइजेक्टिव इनमें से कोई भी एग्जाम्पल पूछे तो आप ये लिख लेंगे, इन टू की एग्जाम्पल पूछे तो आप ये दे देंगे। ओके हो गया। एक चीज़ रह नहीं गई, रिवीजन में रह गई है कि बेटा वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव है, जैसे ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव है। वन वन फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने अब कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये लेक्चर आपको समझ आया कि नहीं।